बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। अगर नेशनल टीम की बात करें तो भी वो अनबीटन चल रही है। जिस तरह की कारकर्दगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की है, पहले जिम्बाब्वे को हराया, फिर श्रीलंका को हराया, उसके बाद फिर जिम्बाब्वे को हराया। ये ट्राई नेशन सीरीज की बात कर रहा हूं। उसके अलावा अनबीटिंग राइजिंग स्टार, एशिया कप राइजिंग स्टार के चैंपियन पाकिस्तान शाहीन्स यानी कि पाकिस्तान ए टीम, इरफान खान नियाजी की क़यादत में पाकिस्तान ने तीसरी मरतबा ये टाइटल अपने नाम कर लिया है। और क्या ये मनाजिर थे जिस तरह का सनसनीखेज मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश देखने में आया कि ये मैच सुपर ओवर तक चला गया। 125 रन जो है अब वो ही भारी पड़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन ड्रामाई अंदाज में इसका एंड हुआ। जिस तरह से सुपर ओवर में दाखिल हुई दोनों टीम्स, एंड पर आकर लास्ट मैन जिस तरह से बांग्लादेश का उसने रन किए और 2 ओवरों में 27 रन जहां पर रह गए थे, वहां पर टेल एंडर्स ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तानी बॉलिंग, चाहे वो नेशनल टीम की हो, चाहे वो पाकिस्तान ए की हो, और इसके अलावा जितनी भी पाकिस्तान के डिपार्टमेंट हैं, कैटेगरीज है, उसमें हो, हमने टेल एंडर से मार खानी। लेकिन क्रेडिट गोज टू एंड थैंक्स टू दानियाल अहमद, जिन्होंने एंड पर आकर थोड़ा सा बचाया, वरना ये हम हार की तरफ जा रहे थे। उसके बाद जनाब पाकिस्तानी बैटर्स ने जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और ये 7 रन का टारगेट अचीव किया सुपर ओवर में। और क्या मनाजिर, ये मोहसिन नकवी साहब वहां पर मौजूद थे और ये यंग राइजिंग स्टार मोहम्मद नईम हो गए, साद मसूद हो गए, दानियाल अहमद हो गए, ये वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को इन फ्यूचर इंशाल्लाह रिप्रेजेंट करेंगे। और अब हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास बेंच स्ट्रेंथ मौजूद है, अगर इनको सही तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। यही वो एसेट है जो पाकिस्तान का एसेट बन सकता है और पाकिस्तान को आगे चल के रिप्रेजेंट कर सकता है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। इस पर बात करनी। इसके अलावा ट्राई नेशन सीरीज चल रही है जिसमें पाकिस्तान अनबीटन चल रहा है और पाकिस्तान की तैयारी अगर T20 वर्ल्ड कप के हवाले से देखी जाए तो खासे बेहतर दिखाई दे रही है। बाबर आजम का बल्ला एक मरतबा फिर चल गया। 74-75 रन की बाबर आजम ने इनिंग्स खेली है और कहा यह जा रहा है कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बाबर आजम ये इनिंग्स खेलने में कामयाब हुए। लेकिन याद रहे कि अगेंस्ट फर्स्ट मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे, उसमें बाबर आजम 0 पर आउट हो गए थे। इसके अलावा द ग्रेट सीरीज जिसे आप कह सकते हैं, एशेज सीरीज, वो मुकाबला भी चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। इसके अलावा यहां पर बेस्ट क्रिकेट खेली जा रही है, वहां पर वर्स्ट क्रिकेट भी खेली जा रही है और वो है हमारे हमसायों की जानिब से, यानी कि टीम भारत जो है वो एक मरतबा फिर दूसरा टेस्ट मैच भी हारने के करीब है। पहले इनिंग्स में जिस तरह की उनकी कारकर्दगी रही है, अचानक से रेत की दीवार साबित हुई उनकी बैटिंग। सिवाय 2 टॉप बैटर के कोई भी बैटर जो है वो डबल फिगर में दाखिल ही नहीं हो सका। 5 ऐसे बैटर हैं जनाब जिनमें बड़े बड़े नाम शामिल है, डबल फिगर में भी नहीं जा सके। टिम्बा बबूमा एंड हिज कंपनी जनाब जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं इस वक्त इंडिया में, और इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अहमद साहब, जरा राइजिंग स्टार से हम बात कर लेते हैं, फिर बहुत सारा मटेरियल आज, क्योंकि 3 दिन के गैप में बहुत कुछ हो गया है। राइजिंग स्टार 125 रन्स, जो कि अपेरेंटली लग रहा था कि इजीली चेज हो जाएंगे, लेकिन सेकंड लास्ट ओवर में कोशिश की गई, फिर लास्ट ओवर में दानियाल की जानिब से बहुत अच्छा परफॉर्म किया गया। उसके बाद 125 और हम सुपर ओवर जीत गए। क्या खोया, क्या पाया? क्या ये वो लड़के हैं राइजिंग स्टार में, ये वो नौजवान टैलेंट है जो आगे चल के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे? और क्या हम कह सकते हैं अब कि पाकिस्तान का फ्यूचर इज इन सेफ एंड पाकिस्तान क्रिकेट का? देखें, सबसे पहले तो ज़ाहिर है मुबारकबाद पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान शाहीन्स की टीम को, उनके मैनेजमेंट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद, पूरी कौम को मुबारकबाद। शायकीन जो है वो हमारे क्रिकेट के इस सिचुएशन में अब चले गए हैं कि इस तरह की जीत के ज़ाहिर है हम मुतलाशी होते हैं, क्योंकि हमें ये ओकेजनली जो है वो इस तरह की जीत मिलती है क्रिकेट के मैदानों में। तो इसको सबसे पहले तो सेलिब्रेट करना चाहिए, खुशी का इजहार करना चाहिए। और अच्छा रहा कि पाकिस्तान ने एक अनबिटन टूर्नामेंट खेला, पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट को विनिंग नोट के ऊपर फिनिश भी किया। कतर की अगर आप कंडीशंस देखें, दोहा के अंदर ये मैचेस हो रहे थे, तो वहाँ पर इन कंडीशन से ज़ाहिर है हमारे प्लेयर उस तरह से फेमिलियर नहीं होता जिस तरह से बाकी जो टेस्ट प्लेइंग नेशन में, चूँकि रेगुलर दौरे हो रहे होते हैं, टीमें वहाँ से आ रही होती हैं, प्लेयर भी वहाँ जा रहे होते हैं। इसमें भी 2-3 ऐसे प्लेयर थे जो पाकिस्तान की टीम के साथ उन कंडीशंस के अंदर कहीं ना कहीं क्रिकेट खेल कर आ चुके थे। लेकिन इन कंडीशंस के अंदर इस तरह की परफॉर्मेंस देना कि टीम जो है पूरे टूर्नामेंट में कोई मैच भी ना हारे, तो वो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। उसको जो है वो यकीनन ये काबिल तहसीन बात है। दाद के मुस्तहिक हैं एजाज़ अहमद जूनियर जो उनके हेड कोच थे, उनके उमैद आसिफ जो उनके साथ कोचिंग स्टाफ में शामिल हैं, तमाम लोग जिन्होंने इसके अंदर मेहनत की, अपना हिस्सा डाला। पाकिस्तानी टीम के कप्तान इरफान खान नियाजी, उन्होंने बहुत अच्छी शानदार कप्तानी की। लेकिन जाहिर है कि इस जीत को जब हम एनालाइज करने बैठे तो हमें यहाँ पर 2-3 बातें बहुत वाज़ेह नज़र आती हैं। बिल्कुल। एक बात तो ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ओवरऑल इस वक्त इन्वायरमेंट ऐसा है कि यहाँ पर प्लेयर्स जो है वो सेलेक्ट किए जाते हैं कैंप से, जहाँ पर 4-5 दिन का या 15 दिन का 20 दिन का एक कैंप लगता है और वहाँ से जो है वो प्लेयर्स की बेसिक्स को एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा ये होता है कि ये लड़के फ्रेंचाइज लीग्स के अंदर खेलते हैं, PSL के अंदर खेलते हैं। इस टीम में ज़्यादा लड़के वो थे जो T20 क्रिकेट, फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट खेलकर टीम के अंदर जो है वो जगह बनाने में कामयाब हुए थे। इसमें हमें 2 चीज़ें बहुत वाज़ेह नज़र आई।
पहली बात, गेम अवेयरनेस की बहुत शदीद कमी पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक हमें देखने में मिली। दूसरी बात यह है कि प्रेशर हैंडलिंग, जो क्रंच कंडीशंस होती हैं उनमें किस तरह से नर्व्स को काबू पाना है, ये पाकिस्तानी टीम का इस टूर्नामेंट के अंदर एक मुस्तकिल रूटीन रही कि जैसे ही लड़के प्रेशर में आते थे इनसे कैचेस ड्रॉप होते थे, ये रन आउट्स मिस करते थे। और कल भी हमने ये देखा है कि पाकिस्तान की टीम को वो मैच जो पाकिस्तान को कन्विंसिंगली फिनिश करना चाहिए था, वो मैच ना सिर्फ ये कि बराबर हुआ, 125 रन उन्होंने बराबर करने में कामयाब रही वो टीम, बल्कि सुपर ओवर्स पर हमें जाकर ये मैच जो है वो फिनिश करना पड़ा। इससे पहले आप अगर देखें तो श्रीलंका के साथ जो हमारा सेमीफाइनल मैच था उसमें भी सेम पैटर्न आपको नजर आता है। पाकिस्तान की टीम को जहां पर किल करने के लिए जाना था वहां पर इन्होंने स्पिनर्स के ओवर खत्म करवाने के बजाय फास्ट बॉलर्स को ओवर दिए। उबैद शाह उस दिन हमें उनकी लाइन लेंथ जो है वो बहुत ऑर्डिनरी नजर आई, उस तरह से बॉलिंग नहीं कर पाई सेमीफाइनल में, जिसकी वजह से बात जो है वो आखिरी बॉल तक गई। और कल भी हमने दोबारा ये देखा कि 53 पर 7 खिलाड़ी आउट कर लेने के बाद जब आप एक लो टोटल डिफेंड कर रहे हैं, 125 आपको डिफेंड करना है, 170 180 आपको डिफेंड नहीं करना है कि आपके पास इतना रूम हो, तो वहां पर आपके स्पिनर्स के पास, स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के पास अभी 5 ओवर मौजूद थे। जबकि इस मैच की अगर मैं स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखूं तो पहली 17 में से गालिबन सिर्फ 4 विकेट्स ऐसी थी जो फास्ट बॉलर्स ने हासिल की थी, बाकी 13 विकेट स्पिन बॉलर्स ने हासिल की थी। तो इन कंडीशंस के अंदर मुझे यह समझ में नहीं आया कि वहां पर स्पिनर्स का जो ओवर्स का कोटा है वो मुकम्मल क्यों नहीं करवा लिया गया, जबकि टेल एंडर सामने खड़े हैं, 3 विकेट्स जो है वो आपकी रह गई हैं और 5 ओवर हैं आपके पास। और अपेरेंटली अगर आप वो 5 ओवर करवाएं जिस तरह से स्पिनर्स का रिथम बना हुआ था, जिस तरह से उनको विकेट्स मिल रही थी, तो यह नौबत यहां तक जानी ही नहीं थी। इसकी जो वजह समझ में आती है बज़ाहिर वो भी बड़ी दिलचस्प है। आप अगर देखें T20 क्रिकेट में के आने के बाद, फ्रेंचाइज क्रिकेट के आने के बाद, PSL के आने के बाद मैचअप्स की बहुत ज्यादा बात होती है। तो रकीबुल हसन जो उनके बांग्लादेश के बैट्समैन थे, वो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे, उनके सामने शायद हमारे जो कप्तान थे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं लाना चाह रहे थे क्योंकि मैचअप्स ये कहते हैं। लेकिन अगर मैचअप्स की बुनियाद पर बात की जाए और कंडीशंस को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया जाए तो मेरा यह ख्याल है कि ये जो नताइज सामने आ रहे हैं इन मैचेस के अंदर, इन लड़कों ने जाके पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करना है मुस्तकबिल में, तो ये बेसिक गेम अवेयरनेस की चीजें हैं जो इन मैचअप्स के ऊपर ओवर रिलायंस की वजह से एड्रेस नहीं हो पाती हैं। मुझे ये लगता है कि दुनिया में शायद कोई भी कप्तान इस वक्त ये डिसीजन ना लेता जो कल इरफान खान नियाज़ी ने लिया है, और उसके पीछे बिल्कुल वही माइंडसेट है जो कोचेस ट्रांसलेट करते हुए आ रहे हैं कि मैचअप्स की बुनियाद पर, डेटा की बुनियाद पर जो है यहाँ पर चीज़ों का तायुन होता है। आपके पास 5 ओवर पड़े हैं, अरफात मिन्हास ने 2 ओवर करवाए, उन्होंने 5 रन दिए और 2 खिलाड़ी आउट हुए, उनके 2 ओवर नहीं करवाए गए। मां सदाकत ने पहला ओवर करवाया, 7 रन दिए और उन्होंने उसमें विकेट हासिल की, मां सदाकत को कंटिन्यू नहीं किया गया। सुफियान मुकीम के 4 ओवर 11 रन 3 विकेट, साद मसूद के भी 2 ओवर करवाए गए, 2 ओवर नहीं करवाए गए, इसलिए कि ये बताया जाता है मैचअप्स की बुनियाद पर कि टेल एंडर्स को जो है वो फास्ट बॉलर्स ने आकर आउट करना होता है। यही हाल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में नजर आता है। जैसे ही 8 आउट होते हैं, शाहीन आफरीदी बॉल पकड़ के आ जाते हैं, ये हारिस रऊफ बॉल पकड़ के आ जाते हैं और उनके स्टैटिस्टिक्स के अंदर लिखा हुआ आता है कि शाहीन आफरीदी ने 2 आउट किए हैं। हालांकि शाहीन आफरीदी काफी अरसे से 9वें और 10वें बैट्समैन को आउट करते हुए आ रहे हैं। तो ये वो लूप होल्स हैं, ये वो बेसिक्स हैं जो इस लेवल के ऊपर अगर एड्रेस नहीं होंगे तो ये लड़के इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट में जब आएंगे तो वहां पर भी आपको ये खामियां नजर आएंगी। और पाकिस्तान की मौजूदा टीम में ये मसाइल मौजूद हैं। लड़के टीम के अंदर आ जाते हैं लेकिन उनकी बेसिक्स उस तरह से कवर नहीं होती हैं। हसन नवाज इसकी एग्जाम्पल है, मोहम्मद हारिस इसकी एग्जाम्पल है, समटाइम्स साइम अयूब के अंदर भी हमें यह बात नजर में आती है। और हर वो लड़का जो T20 से डायरेक्ट पाकिस्तान की टीम में आया है, उनकी टेक्निक्स के अंदर आपको ये लूप होल नजर आती हैं। इसकी एक वजह ओवर रिलायंस है डेटा के ऊपर, और दूसरी वजह हमारे कोचेस का वो माइंडसेट है जिस माइंडसेट के साथ वो टीम सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब ये आपने बॉलिंग की बात की, उबैद शाह से 1 ओवर करवाया गया, 7 रन किए, दोबारा नहीं है, शायद कोई निकल वगैरह हो, क्योंकि सेमीफाइनल में भी हमने देखा कि उस तरह से वो रिदम में नजर नहीं आया। फाइनल में तो बिल्कुल ही उनको साइडलाइन करवा दिया गया, हालांकि उनके मेन बॉलर वाह शाहिद अजीज पर इतना रिलाय क्यों किया गया? क्या ओवरऑल टूर्नामेंट में क्या आउटस्टैंडिंग रहे हैं जिसकी वजह से उनको ये इतनी ज्यादा भारी जिम्मेदारी दी गई? और जिस तरह से एंड पर उनकी पिटाई लगी उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि वो लाइन लेंथ भूल गए और आगे आने वाले टूर्नामेंट्स खेलने से भी कासिर रहे हैं। 4 ओवर 47 रन विदाउट गेटिंग एनी विकेट। देखें, सबसे पहली बात यह है कि शायद बहुत प्रॉमिसिंग टैलेंट हैं। PSL में वो उन्होंने जो मैचेस खेले थे उसमें अच्छी परफॉर्मेंस का उन्होंने मुजाहरा किया था। जिस उम्र के जिस हिस्से में वो हैं वहाँ पर अगर हम उन्हें इस तरह से ओवर एनालाइज करने की कोशिश करें तो यकीनन जाहिर है कि वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सवाल बाहर अपनी नौयत में एक अहम सवाल है कि जब उबैद शाह मौजूद हैं आपके पास, अनफॉर्चुनेटली जो सेमीफाइनल हुआ था उसमें अगर हम देखें
तो उबैद शाह ने वो रिदम नहीं दिया पाकिस्तानी टीम को, वो मतलूबा नताइज उन्होंने उस वक्त नहीं दिए जो उनसे कप्तान को दरकार थे। सेमीफाइनल में शाहिद अजीज ने कंपैरेटिवली बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई थी और निस्बतन मैं ये समझता हूं कि उबैद शाह जिस तरह से बॉलिंग करवा रहे थे शाहिद अजीज ने ही उस मैच को जो है वो संभाला था। लेकिन बुनियादी मसला ये है कि पाकिस्तान के जो कप्तान थे इरफान खान नियाजी, उनसे सिर्फ यही बात जो है मुझे, अब इसका जवाब ज़ाहिर है वही दे सकते हैं या टीम मैनेजमेंट दे सकती है कि कंडीशंस को अगर हम देखें तो यहाँ फास्ट बॉलर को ओवर देना बनता ही नहीं है, वो उबैद शाह हो वो शाहिद अजीज हो, यहाँ पर स्पिनर्स जो है वो कामयाब हो रहे हैं। अगर आपने स्पिनर्स के ओवर करवा लिए हैं और आपको मजबूरी में 2-3 ओवर करवाने पड़ते हैं ओवर पूरे करने के लिए, तो फिर ये चॉइस होनी चाहिए थी कि उबैद शाह आएंगे या शायद अजीज आएंगे या अहमद दानियाल आएंगे। देखें कल की तो आपकी लाइनअप ऐसी थी ना, अरफात बिनास टीम में वापस आए थे, आपके पास 4 बॉलर सीधे सीधे ऐसे हैं कि जिनके 4 ओवर अगर होते तो 16 ओवर स्पिन के हो सकते थे। और कल की पिच इस तरह की थी कि यहां पर तो मैं समझता हूं कि दायरे के जो ओवर होते हैं, जो नया बॉल है वो भी स्पिनर से करवाया जाता है इस तरह के हालात में। बांग्लादेश की टीम टूर्नामेंट में ये करती रही है, बांग्लादेश की सीनियर टीम अपने मुल्क में जब खेलती है तो कंडीशन उस तरह की बनाती है, तो वहां से पे वो स्टार्ट उनसे लेते हैं। पाकिस्तान में भी इमाद वसीम लंबे अरसे तक ये काम करते रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा पैटर्नाइज हो जाते हैं माइंडसेट के एतबार से और बहुत ज्यादा टेक्स्ट बुक क्रिकेट खेलना शुरू हो जाते हैं डेटा के ऊपर ओवर रिलायंस की वजह से, तो फिर आपको चीजें नजर आती हैं कि नया बॉल जो है वो तो करवाना ही फास्ट बॉलर से है और टेल एंडर्स को जो है वो तो आउट ही फास्ट बॉलर्स करेंगे। हालांकि वहां पर नजर आया था हमें कि स्पिनर का विकेट है। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि शायद अजीज आए या उबैद शाह आए, सवाल ये होना चाहिए कि यहाँ पर फास्ट बॉलर आए ही क्यों, जबकि आपके 5 ओवर पड़े हैं स्पिनर्स के, आपको 6 या 7 ओवर करवाने हैं। अहमद दानियाल एक ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो उन 3 फास्ट बॉलर में से आपको कंपैरेटिवली बेहतर नजर आ रहे हैं, उनका बॉल के ऊपर ग्रिप भी अच्छा है, उनकी लेंथ का जो इस्तेमाल है वो भी अच्छा जा रहा है। तो आपको जरूरत ही क्यों पड़ी शाहिद अजीज या उबैद शाह से बॉलिंग करवाने की? ये जरूरी तो नहीं है कि शाहीन अफरीदी पाकिस्तान की टीम में है तो वो 4 ओवर पूरे करवाएंगे। ये जरूरी तो नहीं है कि हारिस रऊफ अगर टीम में है और आपको जो सामने पिच मिली हुई है जिस 22 गज के ऊपर आपने क्रिकेट खेलनी है वो हारिस रऊफ की बॉलिंग को एकम्प्लिश ही नहीं करती, तो आपने सिर्फ इसलिए उनसे 4 ओवर करवाने का वो टीम का हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई दानिशमंदी नहीं है, ये बुनियादी क्रिकेट की समझ है जो इस लेवल के ऊपर पाकिस्तान शाहीन, अंडर 19, पाकिस्तान ए, पाकिस्तान अंडर 17, अंडर 14 इस लेवल के ऊपर कप्तानी कर करके पैदा होनी चाहिए, ताकि जब आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रिकेट खेलने के लिए आए तो आपके अंदर ये लूप होल नजर ना आए। अब यहाँ पर 3-4 लड़कों के नाम आपने भी लिए हैं, हमारे मीडिया के ऊपर ही मुतवातिर ये बात हो रही है कि मां सदाकत हैं, ये बहुत प्रॉमिसिंग टैलेंट हैं, इस तरह शाहिद अजीज की बात है, उबैद शाह की बात है, अहमद दानियाल की बात है, सुफियान मुकीम पाकिस्तान के लिए खेल भी चुके हैं। तो ये सारे वो लड़के हैं जो हम फ्यूचर में देख रहे हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर के प्रोसेस की बात करें तो भी ये लड़के जब तक एक प्रोसेस से होकर नहीं आएंगे और आप इनको इसी तरह डायरेक्ट इंडक्ट कर लेंगे तो ये लूप होल्स, ये खराबियां आपको नजर आएंगी। ये अभी इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, मतलब अगर आप मुझे ये कहने की इजाजत दें, डेफिनेटली इन पर अभी मेहनत होनी, इनको पॉलिश करना है, ये बात करना जरूरी है, ये बात करना जरूरी है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं हमारे साबिक क्रिकेटर्स या एनालिस्ट, वो जब इस तरह की बात करते हैं तो फिर ये साफ जाहिर होता है कि ये किसी एजेंडा के जाने बात जो है वो बढ़ रही है। क्योंकि आपको भी नजर आ रहा है, हमें भी नजर आ रहा है कि इन लड़कों को अभी 1-2 सीजन डोमेस्टिक के खेलने हैं, उसके बाद जाके इनकी ये खराबियां जो है वो एड्रेस हो पाएंगी। बहरहाल जी, गुड लक टू दम, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और इनको पॉलिश किया जाएगा, ग्रूम किया जाएगा। मुझे एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जरा ट्राई नेशन सीरीज की बात करते हैं, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, जिस तरह का मैच पाकिस्तान ने जीता 74 रन की नींद के लिए बाबर आजम, इस पर डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट और ये चीज़ें जो हैं वो हमारे कुछ हमसाया ममालिक जो हैं उनसे हजम नहीं हो रही और वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को जनाब वो डिट्रैक किया जाए, पाकिस्तान क्रिकेट फिर से किसी तरीके से तनाज़ात का शिकार हो जाए, कोई प्लेयर्स फंस जाए, कोई बैन हो जाए, कोई इस तरह की हैपनिंग हो सही। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता क्योंकि अब अंडर द सुपरविजन ऑफ पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब अब जो है वो ट्रैक पर आ गए। पाकिस्तान नेशनल टीम भी हमने देखा, मैनेजमेंट खासी एक्टिव दिखाई दे रही है, उसके बाद हमने शाइन्स का टूर देखा और ये इस तरह की सारी सूरत कदरे बेहतरी दिखाई दे रही है। आप इसको 100% बिल्कुल परफेक्ट नहीं कह सकते, बहुत सी ऐसे लूप होल्स अभी भी मौजूद है जिन पर काम करना जरूरी है और डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब उसको भी देख रहे होंगे और ये मैनेजमेंट को कहा होगा कि इस पर भी अब कोई नजर दौड़ाई जाए, इस पर भी बेहतरी की जानिब आया जाए। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की जो स्पीड है और इनका जो तरीकाकार है और इनका जो काम है वो अब हमसाया ममालिक से बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो जो एक उनके मदारी कह सकते हैं उन्हें,
वो जनाब उन्होंने कहा है कि जब से मोहसिन नकवी साहब आए इन्होंने एम्पायर्स भी खरीदना शुरू करनी है, इन्होंने रिजल्ट ओरिएंटेड उस तरह की ओरिएंटेड क्रिकेट नहीं, अपने मुताबिक रिजल्ट जनरेट करने के तरीकाकार जो हैं वो ढूंढ लिए हैं इन्होंने जनाब। एम्पायर साथ मिला लिए हुए हैं, हालांकि एम्पायर जनाब एक अफगानिस्तान के एम्पायर थे जिन पे बार बार इल्ज़ाम लग रहा था, तो अफगानिस्तान के साथ जो सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान की वो पूरी दुनिया को पता है। बहरहाल वो हमसे ज़्यादा आपकी साइड लेने को तैयार है क्योंकि वो अब आपके चरणों में आके गिरे हुए हैं और आप ही से मदद मांग रहे हैं। तो अहमद सईद साहब, ये मेरा ख्याल जब ये लाइमलाइट से दूर, वैसे तो कभी अल्लाह माफ़ करें पर लाइमलाइट आया नहीं है, लेकिन जब ये मीडिया से दूर जाते हैं ना तो कोई ऐसी शुगली छोड़ते हैं। इरफान पठान साहब अभी तक इनको वो हॉन्ट कर रही, इनकी वो स्टेटमेंट, इनकी वो ट्वीट के पड़ोसियों संडे कैसा रहा, वो एक आधा संडे अगेंस्ट पाकिस्तान रहा होगा, उसके अलावा बाकी तमाम संडेज जो है वो अगेंस्ट इंडिया रहे हैं। और ये इंडियंस भी कह रहे हैं कि भाई क्यों ट्वीट कर दिया। तो अब ये कह रहे हैं कि आप एम्पायर भी साथ मिला लेते, खुदारा यार अगर हमारे पास इतना पैसा होता सही साहब तो हम क्या कुछ कर लेते। तो कह रहे खरीदे में आपने एम्पायर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब किसी को इज्जत रास ना आ रही हो तो फिर वो इस तरह की बातें करता होता है मीडिया के ऊपर आके। और इरफान पठान साहब मतलब अनफॉर्चुनेटली मुझे आज ये कहना पड़ रहा है कि वो जाहिल से आदमी है जो इस तरह की बातें करते रहते हैं अक्सर आके। उसकी वजह दायर है, हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आपको इंडिया में रहने की अपनी जो है ना रसीद देनी होती है हर 6 महीने के बाद, आपको ये बताना होता है कि मैं भारत का वफादार हूँ। तो भैया बात यह है कि आपने जो ये बात की है ना कि पाकिस्तान ये इसलिए जीता है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो ACC के चेयरमैन हैं और वगैरह वगैरह। पाकिस्तान ये टूर्नामेंट तीसरी बार जीत रहा है। यस, भारत ये टूर्नामेंट जीता था 2013 में, एक मरतबा भारत जीता है। 2013 में जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे ना श्रीनिवासन साहब, उनका ताल्लुक इंडिया से था। 2019 में जब पाकिस्तान जीता था उस वक्त बांग्लादेश के नाजिमुद्दीन गालिबन वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे। 2023 में जब पाकिस्तान ये इवेंट जीता था तो उस वक्त आपके जय शाह साहब जो हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। तो अगर सिर्फ प्रेसिडेंट के ख़रीदने की वजह से जीतना होता ना तो फिर पाकिस्तान की टीम इससे पहले ये टूर्नामेंट ना जीत पाती। तो बात यह है कि आपको, अगर आपका क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे से बेहतर है और आप ये समझते हैं कि आप भी क्रिकेट हमारे से बेहतर है, तो आपको ज़हनी तौर पर भी फिर ये शो करना पड़ेगा। इंडिया की टीम जो है ना वो इवेंट जीतने के बावजूद भी, आपको पता है कि एक चैंपियन टीम क्यों नहीं बन पा रही? वो इसलिए नहीं बन पा रही कि उनका जो एक पैटी माइंड सेट है ना बहसियत कौम, वो उनको जो है वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा। और उनको हर टीम की जीत में यही चीज़ें नजर आती हैं कि जी मैच फिक्स किया होगा, कप्तान ये जो अंपायर हैं वो खरीदे होंगे, पिच खराब की होगी वगैरह वगैरह, क्योंकि ये खुद इस तरह से जीतते हैं। कोई एक इवेंट मुझे निकाल के दिखाए ना, आप यहाँ इंडिया की पूरी क्रिकेट की तारीख में साथ डिस्कस कर लें, कोई एक इवेंट मुझे आप निकाल के दिखाएं जिसके बारे में इंडियन मीडिया खुद दावा करता हो कि ये 100% जो है वो गैर जानिबदार होकर इंडिया की टीम में टूर्नामेंट जीती है। हर टूर्नामेंट में आपको कुछ ना कुछ मसाइल नजर आएंगे। भैया 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का कप्तान आके आपकी पिच की तस्वीर खींचने पर मजबूर हो गया था। ये हालत है आपकी। आप यहाँ पर बैठ के लोगों को जो है वो तब के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, उनके ऊपर तबसरे कर रहे हैं, अपने गिरेबान में झांकें तो ज़रा बड़े दिल का मुजाहरा करें। अगर पाकिस्तान की टीम अब जीत ही गई है तो मुबारकबाद पेश नहीं भी करनी है, अगर आपका इतना ज़र्फ नहीं है तो कम से कम खामोश रह लें, अपनी ज़बान को बंद रख लें। लेकिन आपको तो चूंकि हर थोड़े थोड़े अरसे के बाद मीडिया के ऊपर आकर ये साबित करना होता है कि हम इंडियन है, हमारी इंडियनिज्म जो है वो दाव पर लगती है अगर हम इस तरह की बातें करें, तो ठीक है फिर आप जो जहालत और जो बकवास आप जो है वो करते रहते हैं मीडिया के ऊपर बैठ के, हम भी उसका जवाब देने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जीती होती कि मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, तो पिछला इवेंट जो पाकिस्तान जीता था उस वक्त इंडिया के प्रेसिडेंट थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के। आपके स्टैंडर्ड इस तरह से होंगे, आपकी जो कामयाबियां हैं ना उनके बारे में इंग्लिश मीडिया आकर रिपोर्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया आकर रिपोर्ट कर रहा है कि ये किस तरह हासिल की गई हैं। तो भैया बात यह है कि दूसरों की जीत को अगर आप इतना ज़र्फ पैदा नहीं कर पाए कि आप उसको सेलिब्रेट करने या उनको मुबारकबाद पेश करने की ज़हमत करें, तो फिर कम से कम खामोश रह लें, ताकि आपका जो एक स्टेचर बना हुआ था ना एक क्रिकेटर होने की वजह से, कम कम वो तो बरकरार रहे। अच्छा, बना हुआ था। देखें यार, इरफान पठान जब पाकिस्तान आए थे, जब इनका क्रिकेट करियर शुरू हुआ था, तो हम जैसे जो हम तो जाहिर है पाकिस्तानी बड़े दिल के मालिक होते हैं, हमने तो इनको सर आंखों पर बैठाया था, हमने तो इनके मेहमान नवाजी की थी यहाँ पाकिस्तान में। उस वक्त अगर हमें पता होता कि इनके ये लक्षण है, इनकी ये औकात है, उनकी ये असलियत है, तो फिर हम ज़ाहिर एहतियात से काम लेते। लेकिन ये वाले इनके रंग जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद सामने हैं, क्योंकि इनको अब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते हैं टीवी के ऊपर बैठकर तबसरे करने के लिए, IPL के लिए। और जाहिर है कि जब इस तरह की चीज़ें हासिल करनी होती हैं तो उसके लिए आपको इस तरह का बयान देने पड़ते हैं। मोहम्मद कैफ हो, इरफान पठान हो, कभी कभार ज़हीर खान भी इस तरह की बात आकर कर देते हैं।
तो इन बेचारों की कस्म पुरसी के ऊपर क्या बात करनी, इन बेचारों की मेंटालिटी के ऊपर क्या बात करनी। इनका पूरा करियर जो है वो अपने आप को इंडियन साबित करने में गुजरा और अब इनकी पूरी जिंदगी जो है अपने आप को ये वफादार साबित करने में इंडियन साबित करने में गुजर रहा है। वो जो हरभजन सिंह है, खैर शायद उन पे भी बुरा वक्त आया हुआ है, वो भी इस तरह की ओछी और घटिया हरकत पे उतरे हुए हैं। ये आपको पता होगा पिछले दिनों वो जो T10 गालिबन लीग चल रही है उसमें क्या वो बिलो द बेल्ट और इस तरह की घटिया हरकतें, चाहे कोई भी हो उसको ये नहीं करना चाहिए। कहना चाहिए था कौन है हमारे बॉलर जिनके साथ शाहनवाज धानी के बारे में उन्होंने बहुत बिलो द बेल्ट बात की है और शर्ट पहनी हुई थी टीम की। जी हाँ, देखें एक तरफ तो ये लोग जो है वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी है, इनके साथ हाथ नहीं मिलाने हैं, इनके साथ जो है वो हम इनको बायकॉट कर देंगे, इनको तन्हाई का शिकार कर देंगे, इनके क्रिकेट खत्म कर देंगे, हमारे बगैर ये नहीं खेल सकते हैं। दूसरी तरफ आप मुंह उठा के वहाँ T10 खेलने पहुंचे हुए हैं, सिर्फ शाहनवाज दानी, वहाँ और कितने पाकिस्तानी प्लेयर हैं जो वहाँ पर खेल रहे हैं। हरभजन सिंह साहब जो है वो अपनी तरफ से जो उन्होंने भी ये रंग पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर इख्तियार करना शुरू किया है जब उनके यहाँ जो नैरेटिव बदला है इंडिया के अंदर। अब इस नैरेटिव में रहते हुए मजबूरी होगी है ना। अब देखें आपको ये बातें मुसलमानों और सिखों की जानिब से क्यों नजर आई हैं? कोई हिंदू क्रिकेटर आके इस तरह की बात क्यों नहीं करता? अगर करता भी है तो कोई शेखर धवन जैसा 3rd क्लास आदमी होता है जो जाहिर है खुद उस पार्टी का हिस्सा है, पॉलिटिकल एफिलिएशन। यस एग्जैक्टली। जी हाँ, तो आपको ये बातें हरभजन सिंह, इरफान पठान, जहीर खान, मोहम्मद कैफ, इन लोगों की तरफ से सुनने को मिलती हैं क्योंकि इन बेचारों का मसला ये है कि इनके ऊपर एक ऐसी रिजीम की हुकूमत आई हुई है, ऐसे लोग इनके ऊपर मुसल्लत हुए हैं जो इनसे डिमांड करते रहते हैं कि आप इस तरह की बातें करें ताकि आपका इंडियन होना साबित हो। फिर शायद ये एजेंडे पे है ना, अगर इस तरह की बातें हम सही सब हमने कभी सचिन तेंदुलकर दी ग्रेट के मुंह से नहीं सुनी, महेंद्र सिंह धोनी के मुंह से नहीं, राहुल द्रविड़ के मुंह से नहीं, लक्ष्मण के मुंह से नहीं। ये वो प्लेयर है सहवाग इस तरह की हरकत कर लेते कि शायद उनकी भी थोड़ी बहुत एफिलिएशन हो सकती है, लेकिन बाकी ये जो है ये पूरी दुनिया मानती है कि उनका ज़हनी तवाज़ुन का मसला रहा है और अभी तक वो चल रहा है, उस पर वो काम कर रहे हैं, शायद बेहतरी की जानिब हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इन जैसे क्रिकेटर्स, ये जो बड़े नाम है इंडिया के, डेफिनेटली उन्होंने इंडिया को सर्व किया है। सचिन तेंदुलकर को इंडिया में क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो ये लोग जो ये बड़े स्ट्रेचर के लोग हैं, इन्होंने आज तक ऐसी कोई जो भी कंट्रोवर्सी होती है इन छोटे कीड़े मकोड़ों की तरफ से होती है और शायद इस चीज को फिर हमें बॉदर नहीं करना चाहिए, पूरी दुनिया भी बॉदर नहीं करती। देखें बेहतर आपने एक्सप्लेन कर दिया है। जो बड़ा प्लेयर होता है ना वो ज़हनी तौर पर भी बड़ा प्लेयर होता है। सचिन को हम चैंपियन प्लेयर इसलिए नहीं मानते कि सचिन जो है वो मतलब हमारे यहाँ कोई ऐसा झगड़ा नहीं है कि वो इंडिया का तो उसकी तारीफ नहीं करनी है, पाकिस्तान का तो उसकी तारीफ करनी है। सचिन बड़ा प्लेयर था। सचिन ने मुश्किल ज़माने में, जिस ज़माने में बैटिंग करना मुश्किल होता था, उस ज़माने में बॉलर भी बड़े होते थे, उस ज़माने में पिचेस भी इस तरह की बनती थी कि आपको बैटिंग करने में दुश्वारी होती थी। उन पिचों के ऊपर, उन हालात के अंदर उन्होंने आकर रन बनाए हैं। तो सचिन नो डाउट एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं और बिल्कुल ठीक आपने निशानदेही कर दी कि इस तरह के बड़े लोगों की जानिब से कभी कोई बात वहां पर सुनने को नहीं आती। ये लोग छोटे क्रिकेटर और एवरेज क्रिकेटर इसीलिए थे, इरफान पठान और हरभजन सिंह टाइप लोग, कि इनकी जो ज़हनी सतह थी ना वो बुलंद नहीं हो पाई। इसलिए अश्विन जब आए तो उन्होंने रिप्लेस कर दिया हरभजन सिंह को, उसके बाद वो टीम में जगह ढूंढते फिर रहे थे। इरफान पठान भी टीम में इन आउट होते रहे, कभी जगह बनती थी कभी नहीं बनती थी। तो बात यह है कि आप जिस तरह के, और मोहम्मद कैफ की तो मतलब आपको शायद ही कोई एक इनिंग उनके नेटवर्क सीरीज में एक इनिंग है जो जिसको याद किया जाता है, उसके अलावा उनकी सिर्फ फील्डिंग मशहूर थी। तो ये सारे वो क्रिकेटर हैं जो अपने प्लेइंग ज़माने में भी एवरेज लोग थे और अब इन्होंने आकर ये साबित किया है कि हम ज़हनी एतबार से जिस तरह की बातें करते हैं, ये मुतवस्सित दर्जे क्रिकेटर थे, मुतवस्सित दर्जे के। अच्छा, अब इस तरह के स्टेटमेंट आना अहमद सही साहब सामने, जैसे इरफान पठान ने कहा, ये साबित करता है कि पहले आप इस तरह से चल रहे थे, ठीक है ना। आपने पैट कमिंस की बात की कि तस्वीर लेके गया क्योंकि उनको इन पे शक्कू को शुबात थे। अब जब से ये रजीम चेंज हुआ है, ACC में नकवी साहब आए, इनकी इजारादारी काम हुई, पहले जय शाह इसमें था तो यहाँ पे बेड़ा गर्क था, अब ICC में है तो वहां का बेड़ा गर्क है। अपने मुताबिक सारे रूल्स बनाए जा रहे हैं और जिस तरह से मैचेस इंडिया जीतता रहा है, ऑल्दो ये अगेंस्ट साउथ अफ्रीका तो बदतरीन शिकस्त पहले टेस्ट में भी हुई और दूसरे में भी इंशाल्लाह होगी, जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये सारी चीजें इनको ऑलरेडी मेरा ख्याल ये प्री प्लान थी, पहले अपने सारा कुछ सेट करके अब जब न्यूट्रल क्रिकेट होने लगी, मैरिट पे क्रिकेट होने लगी, तो इनके ये एशिया, ये राइजिंग स्टार में भी रोने लग गए ना बच्चे इनके भी, वो नौजवान जिनको रूल्स का ही नहीं पता था कि वो रूल बुक में लिखा हुआ है कि उस तरह से कैच नहीं होता, इसके बावजूद एम्पायर्स पर चढ़ाई करना, ये वो इजारादारी है जो जिसको आके मोहसिन नकवी साहब ने खत्म किया और मैरिट पर क्रिकेट किया है। तो मेरा ख्याल क्रेडिट गोज टू नकवी साहब और वो मेंबर जिन्होंने नकवी साहब का साथ दिया इसमें, एशिया क्रिकेट के जो दीगर मेंबर्स हैं और मैरिट को प्रमोट करने में नकवी साहब का साथ दिया। गुरूर टूटता है ना, जब किसी का जो हेजिमनी टूटती है तो वो जब नीचे आ रहा होता है तो उस वक्त ज़ाहिर दुख हो रहा होता है। जब दुम के ऊपर पांव आ रहा हो ना तो फिर चीखें निकलती हैं। बुनियादी तौर पर ये वो चीखें हैं जो हर दूसरे दिन कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाती है, ये वो चीखें हैं जो इस वक्त निकल रही हैं, जो इनकी दुम के ऊपर पांव आने के बाद इनके मुंह से निकल रही हैं। और ये बिल्कुल वो आखिरी हिचकियां हैं एक गिरते हुए रिजीम की, एक टूटती हुई हेजिमनी की, ये आखिरी हिचकियां हैं
क्रिकेट के अंदर। और इसके बाद आपको नजर आएगा कि इंशाल्लाह ये जो सारी पिच फिक्सिंग और हम दुबई में ही खेलेंगे सारे मैच और कहीं पे नहीं खेलेंगे, वो जो टॉस होगा वो भी हमारी मर्जी से होगा, और वो अलग अलग वो लेकर आ गए थे दो दो अपने तबसरा करने वाले भी टॉस के वक्त। इस तरह के बचगाना और इस तरह की छोटी जहनीत की वजह से जो इस खेल की खूबसूरती खराब हो रही थी, इसके दिन अब जो है वो गिने जा चुके हैं। तो अब जहां तक क्रिकेट के मयार का ताल्लुक है, तो अगर इंडिया की क्रिकेट, हाँ मतलब हम यहाँ बैठकर हमेशा इस बात को एडमायर करते थे कि इंडिया का क्रिकेट का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा है, वो हमारे से बहुत बेहतर क्रिकेटर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनका भी जो बेड़ा गर्क हो रहा है सिर्फ इस टेस्ट साइकिल में नहीं, पिछले टेस्ट साइकिल में भी आप देखें तो न्यूजीलैंड की टीम यहाँ आई थी और क्लीन स्वीप करके चली गई थी। और अब साउथ अफ्रीका की टीम के हाथों जो है वो पहले मैच में जो जिल्लत उनको हुई है, उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच में भी जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है वो को बहुत अच्छी नहीं है इंडियन क्रिकेट की। 489 किया ना साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में, उसके जवाब में 201 पर तमाम के तमाम खिलाड़ी आउट हो गए, जिसमें सिवाय ओपनर के 58 रन की एम एस जसवाल ने इनिंग्स के लिए, केएल राहुल ने 22 और सुधार सुंदर ने 48 रन बनाए हैं। 48 रन वाशिंगटन सुंदर ने एंड पर आके बनाए, जिसकी बदौलत ये 201 रन बनाने में। उसके बाद जनाब ये 5 ऐसे प्लेयर्स हैं इनके, ऋषभ पंत समेत, जो सिंगल फिगर में, रविंद्र जडेजा 6 रन बनाकर आउट हो गए, जसप्रीत बुमराह 5 हैं, और ये वो खिलाड़ी हैं जो डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। तो ये जो रसवाई है, इससे बचने के लिए, इससे जान छुड़ाने के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट एक्स प्लेयर्स जो हैं वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो ये आज तीसरे रोज का इख्तिताम हो गया कि होना है दूसरे नहीं, डे 3 साउथ अफ्रीका का डे 3 कंप्लीट हो गया, और ये 26 पर इस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम खेल रही है। फॉलो ऑन उन्होंने नहीं लिया, और ये इस तरह 489 प्लस 26 फॉर 0, और चौथे रोज का कल से इसका आगाज होगा। डेफिनेटली टिम्बा बबूमा की जो लीडरशिप है, मेरे ख्याल दुनिया में इसमें वो लोग भी शामिल है ना जो पाकिस्तान के बैटिंग क्लैप्स के ऊपर बैठ कर तबसरे करते थे अपने मीडिया के ऊपर। अब जरा जवाब देना, आपका बैटिंग क्लैप्स क्यों है? 22 रन में 7 खिलाड़ी आपके आउट हो गए हैं, पिछले मैच में आपका दोनों इनिंग में ये हशर हुआ है, और आप वो हैं जो अपने आप को दुनिया की सबसे बेहतर टीम समझते हैं, और आप ये कहते हैं कि हम वाहिद टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर टफ टाइम देते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो आपसे अपने मुल्क में टेस्ट क्रिकेट क्यों नहीं खेली जा रही? तो आप जरा अब जो मुबस्सिरीन जो पाकिस्तान के क्लैप्स का मजाक उड़ाते थे बैठ के, अब जरा बताए ना, तीसरा कंसेक्यूटिव क्लैप्स है इंडिया की टीम का टेस्ट क्रिकेट में। इससे पहले इंडिया की टीम जो है वो जब इंग्लैंड गई थी वहां पर भी इस तरह की सिचुएशन में से इन खिलाड़ी आउट होते रहे। ऑस्ट्रेलिया ने तो खैर हरा कर भेजा था अपने मुल्क में। तो जब आप अगेन मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जब तक ज़हनी सतह बुलंद नहीं करेंगे ना अपनी कौम की भी और अपने प्लेयर्स की भी, उस वक्त तक आपका यही असर होगा। आप जितना मर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लें, जितने मर्जी पैसे इन्वेस्ट कर लें, जितने मर्जी आप जो है वो ये दावे कर लें, जितने मर्जी आप अपनी वो कायम कर लें एसीसी के अंदर भी और आईसीसी के अंदर भी, जब तक आपकी जहनी सतह इंप्रूव नहीं होगी और आप उससे उठकर ऊपर नहीं आएंगे, आपकी टैक्टिकल अवेयरनेस बेहतर नहीं होगी। और जब तक आप इस खौल में से बाहर नहीं आते ना कि हमको बहुत बड़ी चीज़ें, हमको तोप चीज़ें हैं, हमें तो पता नहीं बुमराह को एक ज़माने में ये वसीम अकरम और वकाई यूनुस से मिलाने की जो है वो शुरू कर दिया करते थे बातें। तो अब जरा आकर बताए ना कि ये वाले कलैप्स क्यों हो रहे हैं। आप तो ये कहते थे कि हमारी जो बैटिंग लाइनअप है वो तो बहुत बेहतरीन है दुनिया की। 22 रन के अंदर 7 खिलाड़ी आउट हुए, और इस सारे का आगाज हुआ जब इन्होंने टिम्बा बबूमा का जो है वो पहले टेस्ट के अंदर मजाक उड़ाने की कोशिश की है। तो जब अच्छा, उस पे आईसीसी खामोश है अभी तक। बहरहाल ये आपको मैं बता दूंगा, एक दफा सरफराज अहमद की जानिब से कुछ रेसिज्म में आ जाता, चले वो अल्फाज, और ये हमें इल्जाम लगाते हैं कि हमने अंपायर खरीदे और हमने अंपायर खरीदे। तो ये इजारादारी जो है इसको खत्म करने की इन कोशिश की जा रही है, और डेफिनेटली दीगर बोर्ड्स भी जो हैं वो इसमें अपना हिस्सा डालेंगे, और ये जो रेजिमनी है इसको खत्म किया जाएगा। मुझे एक ब्रेक लेना है जी, बाद वापस आते तो जरा बात करेंगे पाकिस्तान नेशनल टीम की, जो कि ट्राई नेशन सीरीज इस वक्त चल रही है। हमने जिम्बाब्वे को भी हरा दिया है, दूसरे मैच में भी श्रीलंका को उससे पहले हराया है, और इस पर फर्दर बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और ट्राई नेशन सीरीज पे बढ़ने से पहले जो अभी की अपडेट्स हैं पीएसएल को लेके, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के हवाले से 10 सीजन कंप्लीट हो गए, उसके बाद 2 टीम्स ऐड करनी है। वो 2 टीम्स कौन सी होंगी इस बारे तो अभी मुशावरत जारी है, और ये बिडिंग का जो प्रोसीजर है वो अभी होना है। बहुत सी ऐसी खबरें आ रही थी कि फैसलाबाद और गिलगित ये 2 वो नाम होंगे, लेकिन पीसीबी की जानिब से डिनायल आया उनका कि जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट पीसीबी पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट नहीं देती इसको आप फाइनल नहीं समझ सकते। तो
और भी एक दो नाम जो हमारे जराए बताते हैं कि फैसलाबाद तो कंफर्म है, दूसरा नाम हैदराबाद का आ रहा है कि हैदराबाद, ये दो टीम्स हैं, ये बड़े नाम जो हैं वो शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा जी सीजन 10 कंप्लीट होने के बाद अब अगले 10 साल के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रिवाइव किए गए, जिसमें लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी का भी अभी हमें पता चला, उसके अलावा कराची किंग्स है और कोयटा है, सिवाय मुल्तान सुल्तान के इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी कर लिया। मुल्तान सुल्तान वाली तरीन वाला मामला है। अब ये मामला कहाँ तक पहुंचा है? आकिब कुरैशी हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आकिब। जी वालेकुम सलाम हमजा। आकिब, 6 में से 5 टीम्स के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो रिन्यू हो गए अगले 10 साल के लिए, ऐसे ही है। अब मुल्तान सुल्तान का क्या कहा जा रहा है? खबरें आ रही हैं कि अली तरीन साहब के साथ पैचअप हो सकता है, क्या खबरें आपके पास? देखिए हमजा, इस वक्त मुल्तान सुल्तान का मामला बिल्कुल ऐसा ही है जिसना केटू को सर करने के बराबर है, क्योंकि दोनों जो फ्रीकैन है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और जिसमें मुल्तान अली तरीन है, दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये चीज वाजिया कर दी गई है कि अली तरीन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह की, मीडिया टॉक की, उस पर जो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। अब ये मामला कहाँ पर रुकेगा ये अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन खबर ये है कि जो सोर्सेस ने ये बताया है कि वैल्यूएशन रिपोर्ट में जो कि जारी हुई थी उसमें लाहौर कलंदर अब पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे महंगी फ्रेंचाइज बन गई है। और लाहौर कलंदर की नई फीस जो है वो 67 करोड़ पे रखी गई है, जबकि पुरानी फीस में 25.68 करोड़ थी। लाहौर कलंदर की वैल्यू में 55% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि लाहौर कलंदर इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग को सबसे ज्यादा जो है फायदा देने वाली टीम है, क्योंकि इसकी आम वजह जो लाहौर में मैचेस होते हैं तो जिसका हाउसफुल होता है यहाँ पर, उसकी गेट मनी जो है उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज का गवाह है और इस चीज को मानता भी है कि लाहौर कलंदर जो है हर मौके पर, इवन वो क्राउड पुलर है, इवन वो कराची में खेले, मुल्तान में खेले, रावलपिंडी में खेले, हर जगह लाहौर कलंदर के फैन है। और पूरा साल जिस तरह लाहौर कलंदर की फ्रेंचाइज अपनी एक्टिविटीज रखती है वो भी जो है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। जबकि कराची किंग्स की अगर बात करूं, उनकी फ्रेंचाइज जो है वो फीस में 64 करोड़ पे रिकॉर्ड की गई है। लाहौर कराची किंग्स की पुरानी फीस में जो है वो 26.70 करोड़ पे थी। कराची की वैल्यूएशन में 43% इजाफा सामने आया है। जबकि पेशावर ज़ल्मी जो कि फैन फेवरेट फ्रेंचाइज है, जिसमें ऑब्वियसली किंग बाबर आजम है और बाबर आजम की वजह से पेशावर ज़ल्मी जो है वो फैन फेवरेट है, जहां भी जाती है तो ज़ल्मी एक ब्रांड की तरह सामने आते हैं। उनकी फ्रेंचाइज में जो है वो 49 करोड़ पे रही है और पेशावर ज़ल्मी की पुरानी फीस जो है वो 16 करोड़ 43 अरब जो है वो लाख रुपए थी। ज़ल्मी की वैल्यू में 79% इजाफा हुआ है। इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि कामयाब तरीन फ्रेंचाइज समझी जाती है PSL की, उनकी फ्रेंचाइज फीस में जो है 48 करोड़ तक पहुंच गई है और इस्लामाबाद यूनाइटेड की पुरानी फीस जो है वो 15.41 करोड़ थी और उनकी टीम की वैल्यूएशन में 87% इजाफा रिपोर्ट किया गया है। जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है उनकी फ्रेंचाइज फीस में जो है 34 करोड़ रिकॉर्ड हुई है और कोयटा ग्लैडिएटर्स की पुरानी फीस 11.30 करोड़ रुपए थी। टीम की वैल्यूएशन में 80% इजाफा जो है वो सामने आया है। इस तरह जो जराये के मुताबिक वैल्यूएशन रिपोर्ट हमारे सामने आई है वो तो यही बता रही है कि तमाम फ्रेंचाइजीज ने जो है वो खासे पैसे कमाए और उन्होंने PSL को भी अच्छे खासे पैसे कमा के दिए हैं। ये जो मेरी तरह कोई बिल्कुल सादा क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए आसानी जरा फरमा दें कि ये जो फीसिस है ये जो मालिकान हैं, टीम ऑनर्स हैं, उन्होंने PCB को पे करने, PCB ने इन्हें पे करने, या फिर ये वो बजट है जिसमें से प्लेयर्स खरीदे जाने, ये एक्चुअल फिगर जो है ये किस मकसद के लिए है? देखिए हमजा, जिस तरह IPL में आपने देखा होगा पर्स होते हैं कि इस टीम के पास इतने पर्स हैं, उसमें से प्लेयर्स को खरीदे जाते हैं। यहाँ पर चूंकि ऑक्शन नहीं होती, यहाँ पर जो है वो आपकी पिक एंड चूज होता है कि प्लेटिनम कैटेगरी में आपका बाबर आजम आएंगे, जो टॉप प्लेयर है, मार्की प्लेयर है, वो आपके प्लेटिनम कैटेगरी में आ जाएंगे। उस प्लेटिनम कैटेगरी की फीस रखी जाती है, जिसमें बाबर आजम इस वक्त 3.5 करोड़ रुपए ले रहे हैं, जो कि सबसे महंगे प्लेयर हैं। वैसे प्लेटिनम कैटेगरी की फीस जो है जो सैलरी जो है वो 2 करोड़ रुपए रखी होती है। लेकिन क्योंकि बाबर आजम को मार्की प्लेयर हैं, इसलिए पेशावर ज़ल्मी ने उनको ये कहा कि इनको प्लेटिनम कैटेगरी से हटाकर हम ज्यादा पैसे देते हैं ताकि ये प्लेयर हमारा ही रहे। इसी तरह जो है जो वैल्यूएशन रिपोर्ट में जब ये सारा कुछ सामने आया है, जो फ्रेंचाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पे पैसे देती हैं उसमें सारे मामला तय होते हैं, गेट मनी का, स्पॉन्सर्स का, वो फिर जो फ्रेंचाइजीज होते हैं उनके पास आते हैं। फिर उसमें से खिलाड़ियों की पिक एंड चूज की जाती है कि हमने इस प्लेटिनम कैटेगरी में लड़कों को ज्यादा लेना है या कम करना है, किस प्लेयर को हमने रिलीज करना है। जिस तरह हम जब ये ड्राफ्टिंग होती है PSL की, उसमें हम अक्सर देखते हैं
कि कई खिलाड़ियों को जो है वो सप्लीमेंट्री में ले लिया जाता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री के सबसे कम पैसे होते हैं, वहां पर फ्रेंचाइज को सबसे कम पैसे देना पड़ते हैं। तो वो जो पैसे देने पड़ते हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग की जो इंतजामिया है उनको मिलते हैं, क्योंकि वो प्ले जो बेसिकली वो उनके ही जो है वो प्रॉपर्टी होती है। प्लेयर्स बेसिकली पाकिस्तान सुपर लीग की प्रॉपर्टी होती है, उनके रेट लगते हैं और फिर जो फ्रेंचाइजीज हैं वो उनको खरीदते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह सूरत हाल और सबसे महंगी अहमद सईद साहब लाहौर कलंदर्स इस वक्त होने जा रही है। लाहौर कलंदर का एक और में कोई खबर पड़ा था के साथ कोई सूरत हाल है अहमद सईद साहब, उस हवाले से कोई आइडिया या हम आकिब से हम वो भी डिटेल्स ले लें? जी, लाहौर कलंदर ने जिम्बाब्वे के एजाज में एक जो है वो खाना रखा हुआ था, तो आकिब भाई अगर उसकी तफसीलात बता दें तो डेफिनेटली आकिब साहब भी वहां पर मौजूद होंगे। आकिब साहब, ये क्या मामला है? लाहौर कलंदर ने जिम्बाब्वे की ऑफिशियल टीम के लिए जनाब डिनर का एहतमाम किया था। सर, ये जिम्बाब्वे के लिए था या सिकंदर रजा के लिए था, यही बता दीजिएगा प्लीज। जिम्बाब्वे के लिए था जिम्बाब्वे की पूरी टीम के लिए नहीं था। आज इस्लामाबाद के एक मुकामी होटल में जो है वो शेड्यूल किया गया है लाहौर कलंदर्स की जानिब से, जिसमें सिकंदर रजा थे, श्रीलंका के कुशाल परेरा थे, श्रीलंका के 2 और क्रिकेटर्स भी थे। तो एक आप कह सकते हैं गुडविल जेस्चर के तौर पर लाहौर कलंदर से सारा कारनामा सर अंजाम दिया और इस्लामाबाद में ये एक खाना तैयार किया गया। पूरी टीम इसमें नहीं थी, ऑब्वियसली जिम्बाब्वे के तमाम लड़के नहीं थे। कुशाल परेरा आपको पता है लाहौर कलंदर का हिस्सा है, सिकंदर रजा लाहौर कलंदर का हिस्सा है। इस तरह पाकिस्तान की पूरी टीम वहाँ पर मौजूद थी और वही लड़के थे जो कि लाहौर कलंदर का हिस्सा थे, उनको बुलाया गया। वहां पर जो है एक पार्टी की गई है और खाना शाना खाया गया है, जो कि एक अच्छी चीज है फ्रेंचाइज की तरफ से। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की परमिशन से ही होता है। लाहौर कलंदर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से परमिशन पहले ली थी कि हम इस दिन जो है वो अपने खिलाड़ियों के एजाज में जो है वो खाना करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है बगैर किसी शकूक शुबहात के उनको जो है इजाजत दे दी। इस तरह बाकी टीमों को भी, बाकी फ्रेंचाइज को भी मेरा ख्याल है करना चाहिए इस तरह का, क्योंकि मेहमान टीम आई है और जिस तरह की सिचुएशन में जो सिचुएशन डेवलप हो चुकी थी श्रीलंका और जिम्बाब्वे आने से पहले और जिम्बाब्वे के आने से पहले, जो कि एक खुशगवार वाकया हुआ था इस्लामाबाद में, तो उस चीज को सारा जो है बिल्कुल एक अच्छा जेस्चर लाहौर कलंदर की जानिब से दे गया और पीसीबी बोर्ड इसमें रही, क्योंकि पीसीबी डेफिनेटली इन चीज़ों को हाईलाइट करने में उसका अहम किरदार रहा है और दीगर फ्रेंचाइजी को भी चाहिए कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं इसमें इन्वॉल्व रहें, ताकि पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है वो पूरी दुनिया के सामने उजागर होता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।